Okay, hello everyone. This is lecture number 15 of atomic structure. So this is the 15th lecture of atomic structure, and let us start our discussion. Soumya, can you hear me? Soumya, can you hear me? Yes, sir. सौम्य एक्चुअली में आप लाइक आई हैव सेंड यू द लेक्चर. यहाँ पे तो थोड़ा आगे का डिस्कशन चल रहा है, सो माइट बी पॉसिबल आपको समझ में नहीं आएगा. तो आपको एक काम करना है, एक जो दूसरी वाली क्लास होगी मैम, वो तो 11th एंट्रेंस वाली ही होगी. जो भी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, वो जो भी 11th एंट्रेंस वाले एमयू 11th एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स हैं, वो वाली क्लास अटेंड करेंगे. ये वाली एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास थी, इसलिए मैंने जो आपको टाइम टेबल भेजा था वो दूसरी वाली क्लास के ही भेजा था, जो आपके नंबर पे भेजा था. ठीक, तो इन द मीन टाइम व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स व्हिच आई हैव सेंड इट टू यू. और वो वाली क्लास आप जो आई गेस 2:30 बजे से वो क्लास आप अटेंड कर सकती हैं. तो अभी आप वो लेक्चर देख सकती हैं. जो चीज नहीं समझ में आएगी वो बताइएगा, फिर हम अलग से जूम सेशन उसके लिए उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे. ठीक है मैम? ओके सर. हाँ, सो यू कैन लीव द मीटिंग इफ यू वांट, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा आगे की चीज चल रही है, तो वहां तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक, यस, ओके सर. चलिए चलिए, ओके सौम्या. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन है. यहाँ हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं. और 15 लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का. इसके बाद से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या फिर हम अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव में आ जाएंगे, वो स्टार्ट होने लग जाएगा. तो यहाँ पर हम जो है वो बात कर रहे थे डिब्रॉय वेव इक्वेशन की, या डिब्रॉय इक्वेशन की, कि भाई डिब्रॉय ने ये कहा कि सिर्फ लाइट ही का डुअल नेचर नहीं है कि कभी पार्टिकल कभी वेव. उन्होंने कहा कि दूसरे इलेक्ट्रॉन भी, पार्टिकल तो है ही, वो तो हम मानते ही हैं कि पार्टिकल है, बट उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है. इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, और कोई और भी ऑब्जेक्ट, मैं भी, आप भी, हम सब भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग पार्टिकल. और उन्होंने इसका जो है वो क्या कहते हैं कि लिटरली इसके बारे में बताया भी, इक्वेशन वगैरह भी दी. तो आई हैव स्विच्ड ऑन दी स्क्रीन शेयरिंग. बताइए, आपको स्क्रीन दिख रहा है? बताइए. यस सर. चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो जो है वो ये डिब्रॉय वाली इक्वेशन थी, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, बट ऑलमोस्ट जो है वो टाइम हमारा वो ओवर हो गया था. क्योंकि टाइम ओवर हो गया था तो हम इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन कर नहीं पाए थे. बट एटलीस्ट ये इक्वेशन कहाँ और कैसे आई थी? वेवलेंथ बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम. यही ये वेवलेंथ है डिब्रॉय वेव की या मैटर वेव की. यहां तक आप सब लोगों ने लिख लिया था या नहीं लिखा था? बताइए. लिख लिया था. चलिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक, अब ये देखिए, इसी को हम अलग अलग फॉर्म में अगर मैनिफेस्ट करें, इसी को अलग अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट करें, तो ये डिब्रॉय वेवलेंथ कहलाती है. अब ये देखिए, इसी को हमको देखना है कि डिब्रॉय वेवलेंथ, जिसको हम ऑल्सो विच इज ऑल्सो नोन एज मैटर वेव, और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. तो ये दोनों अलग अलग चीजें, दोनों सेम चीजें नहीं है. दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें. तो जरा इनके बारे में हमको जानने की जरूरत होगी. तो इलेक्ट्रो, ये ऐसी टेबुलर फॉर्म में आप भी लिख लेंगे अपनी कॉपी में, कुछ पॉइंट्स आएंगे. ईएम वेव, शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं, ईएम भी लिख सकते हैं, ईएम वेव भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो जो लाइट होती है, ये वही वाली चीज है, ईएम वेव, लाइट. तो इसका पहला पॉइंट क्या है? वैष्णवी यादव, पढ़िए पहला पॉइंट, ईएम वेव्स का पहला पॉइंट पढ़िए. They are associated with electrical and magnetic fields perpendicular to each other and to the direct of propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. हाँ ठीक, अब ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? They may not be associated with electrical and magnetic fields. ठीक, तो ये इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, वो होता है. मगर मैटर वेव में तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है. अगला पॉइंट पढ़िए मैम वैष्णवी, सेकंड पॉइंट पढ़िए. They travel with the same speed. ये भी पढ़िए. ये भी पढ़िए, इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो भी पढ़िए.
Their velocity is that of light. और फिर इधर पढ़िए, अब इधर पढ़िए। They travel with different speeds. और फिर Their ये भी पढ़िए। velocity is generally less than that of light. हाँ, तो जो है EM वेव जो है वो आपकी सेम स्पीड, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, और जो मैटर वेव्स हैं, डिब्रॉय वेव्स हैं, वो आपके लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं करती। दे ट्रैवल with a speed which is less than that of light। ठीक, फिर अगला पॉइंट पढ़िए, ये पढ़िए वैष्णवी। They do not require medium for propagation. ये भी पढ़िए। They can be radiated into space or emitted. Their wavelength is generally large and given by the relation wavelength equal to speed of light upon फ्रीक्वेंसी। velocity. Frequency. मैम वेलोसिटी नहीं है वो, फ्रीक्वेंसी है। Sorry, sir. वैष्णवी टेस्ट देंगी इस बार का या नहीं? कर देंगे। अच्छा, ये अभी तक तो आप सारे टेस्ट से बचती आई हैं, ओनली स्टूडेंट जिसने एक भी टेस्ट नहीं दिया। ठीक, चलिए ये पढ़िए, ये पढ़िए। They require a medium for propagation, cannot travel through vacuum. They cannot be radiated into space or emitted by particles. Their wavelengths are generally shorter and given by de Broglie equation. ठीक, तो ये अब हाँ, वेवलेंथ बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट mv लिखा है, मास इनटू वेलोसिटी, उसको शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं, जो है वो क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, ये भी लिख सकते हैं। सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए, सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए टैबुलर फॉर्म में, ताकि आगे कंसेप्ट क्लियर रहे। नोट देम डाउन इन टैबुलर फॉर्म। लिख रहे हैं भाई, पॉइंट्स लिख रहे हैं, लिख रहे हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए। क्योंकि ये मैटर वेव्स दे आर डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग होती हैं, और जो EM वेव्स होती हैं ये डिफरेंट होती हैं।
जैसे ही लिख लेंगे बताइए, फिर इस पे और काम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफरेंट, उनका ओरिजिन लाइट रहता है, वो लाइट के थ्रू निकल रही होती हैं। और ये मैटर वेव्स तो कोई भी, अभी हम ये देखेंगे कि एसोसिएट तो ये किसी के साथ है, ऐसे डिब्रॉय तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं भी वेव, आप भी वेव, हर कोई वेव है। एसोसिएट तो ये बहुत लोगों के साथ है, बट प्रैक्टिकल जो सिग्निफिकेंस आता है निकल के, वो बहुत जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत कम होता है, उनके साथ ही रहता है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, वरना एसोसिएटेड तो ये हर किसी के साथ है। जैसे ही लिख लेंगे बताएंगे। यहां पर जो v है वो ये तो फ्रीक्वेंसी वाला है, और वो सिंबल एक जैसा बनाया हुआ है, ये वेलोसिटी है। Sudden. सारे लोग लिख लें। Done, sir. Done. चलिए अब ये देखिए कि यही वेव, मैटर वेव, वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन मोशन आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डिब्रॉय वेव। ये भी जो है वो क्या कहते हैं कि हम पहले ही लिखवा चुके हैं। Yes, sir. चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए इसको हम अलग अलग फॉर्म में भी देखते हैं, अलग अलग फॉर्म में भी देखते हैं कि वेवलेंथ Planck's constant h upon momentum, momentum is mass into velocity p। अब काइनेटिक एनर्जी को p ही सिंबल रहता है, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा तो फिजिक्स में भी यूज करते हैं। अब ये इस टाइप से फिजिक्स में पढ़ाते हैं, इवन 11th एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी को मैं p स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूँ, इस बात से आप एग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पी एम वी होती है, पी का स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m करोगे तो वही आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूँ। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिए यहां से फिर जो है वो क्या कहते हैं कि अगर 2m मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर ले जाऊंगा, तो देखिए 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट ये किसके बराबर हो जाएगा? Momentum. मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो वेव आपको मोमेंटम दे ही नहीं रखा होता सवाल में, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती है। तो अब या तो फिर काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकालो और टाइम काफी लग जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे करके लिख दो कि वेवलेंथ बराबर है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ही था, मोमेंटम की जगह लिख दिया 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये नोट डाउन करिए कि अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी तो हम ऐसे करके लिख लेंगे। Done, sir. ठीक, लिख लिया? Yes, sir. हाँ, अभी देखिए कि अब ये चीज हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है E का, और अगर कोई पॉजिटिव वोल्टेज रख दिया जाए V का,
तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टाइम में भी देखा था, कि काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव वोल्टेज V लग दिया जाए तो एकदम से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा दैट विल बी गिवन बाय E into V। E चार्ज होगा और V वोल्टेज होगा। E is going to be the charge and V is going to be the voltage। तो एकदम से ये इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात कर रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगी E चार्ज V इंटू वोल्टेज। अगर उसे V वोल्टेज में रखा जाए, अगर उसे V वोल्टेज में रखा जाए तो, अगर उसे V वोल्टेज में रखा जाए तो ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अब वो देखिए कि ये मैंने चालाकी क्या अपनाई यहाँ पे, कि काइनेटिक एनर्जी जो था उसकी जगह मैंने E इंटू वी लिख दिया। E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और V जिस पॉजिटिव वोल्टेज में उसको रखा गया है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V वोल्टेज था वो लिखा है। तो वो जब मैंने काइनेटिक एनर्जी हो गया तो फिर फॉर्मूला ये बन गया, वेवलेंथ बराबर प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम था, मोमेंटम बन गया था 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये बना दिया E इंटू वी। ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो अब ये लिखिए, ये नोट डाउन करिए, ऐसे करके लिखिए, बहुत चालाकी से काम किया है हमने। Done, sir. ठीक, अब ये देखिए कि यहाँ पर सारी क्वांटिटीज जो है वो नोन है और कांस्टेंट है वोल्टेज को छोड़ के। H प्लैंक्स कांस्टेंट है। M क्या है भाई? M क्या, व्हाट इज M? व्हाट इज Mass of electron. Mass of electron. Electron. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी हमको पता है। व्हाट इज E? E क्या है? चार्ज ऑन Charge on इलेक्ट्रॉन। electron. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी हमको पता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हमको पता है। ठीक, तो बस वोल्टेज तो वो तो V लिख दिया है, मगर वो अलग अलग हो सकता है भाई, 10 वोल्ट रखा, 20 Yes, वोल्ट रखा, sir. 40 Yes, वोल्ट sir. रखा। तो अब जब ये सारे कांस्टेंट को जब आप पुट कर लेंगे ना, तो बस फिर आपका ये वेवलेंथ निकल कर आ जाएगी 12.24 डिवाइडेड बाय जो भी वोल्टेज हो, अंडर रूट ऑफ वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज तो ये अंडर रूट में ही चल रहा है, बाकी सब भी थे मगर उनको उनकी तो वैल्यूज पुट करके हमने निकाल लिया, और एंगस्ट्रॉम में। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला तब यूज करेंगे कि अगर वोल्टेज दे रखा होगा ना, कि इतने वोल्टेज से, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा कि मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस पे कि अगर इलेक्ट्रॉन को हमने कोई पर्टिकुलर वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया, उसकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई, उसके करस्पॉन्डिंग, उस काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वो क्या आपके जो है वो डिब्रॉय मैटर वेव वाली वेवलेंथ अटेन करेगा, ये वो निकल कर आ रहा है। तो सवाल कैसा आएगा? इलेक्ट्रॉन दे रखा होगा, वोल्टेज दे देंगे आपको, और तब वो फिर आपसे ये वाली चीज पूछेंगे। लिखिए। Done, sir. ट्वेल्व 12.24 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज कर दिया, और एंगस्ट्रॉम। Done.
लिखा, नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। अब ये देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वैलिड और पर्टिनेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, ये डिब्रॉय वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ऑफ मास 0.1 kg, यानी 0.1 kg यानी कितनी बड़ी बॉल है ये? क्या मास है इसका? 100 ग्राम, 100 grams. 100 ग्राम्स की बॉल है, ठीक। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बॉल चल रही है। एक नॉर्मल सी 10 मीटर पर सेकंड कोई ज्यादा नहीं होता, हल्की फुल्की सी बॉल है, 100 ग्राम की बॉल है, और आपसे पूछा है कि यार इसकी डिब्रॉय वेवलेंथ क्या होगी। तो ठीक है भाई, ठीक है, हमने जो है वो फॉर्मूला डिब्रॉय वेवलेंथ का भी नया नया सीखा है। वेवलेंथ, डिब्रॉय वेवलेंथ बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास भी हमको पता है, वेलोसिटी भी हमको पता है, हमने फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग करी, तो अब देखिए वेवलेंथ कितनी निकल कर आई, वेरी स्मॉल, बहुत एकदम ना के बराबर है, 10 की पावर -34 के ऑर्डर में। बहुत छोटी वेवलेंथ, एकदम ना के बराबर निकल कर आई है, और ना के बराबर वेवलेंथ निकल कर आई है, वेरी स्मॉल। अभी हम जस्ट एक बात बताएंगे कि इतनी छोटी सी वेवलेंथ है, इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, वी कैन निग्लेक्ट दिस वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। बट अगर मैं वही चीज चाहे तो आप नोट डाउन कर ले, वरना तो ये सॉल्व एग्जाम्पल है हमारी परम पूज्य एनसीईआरटी की किताब का। आगे बढ़े, अगर ये चीज आपने समझा है, देखिए इस वैल्यू को अप्रिशिएट करिए कि ये वैल्यू बहुत छोटी है, ना के बराबर। Done, sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर जी जी, बताइए बताइए बताइए। सर हमने जब ये डिब्रॉय इक्वेशन डिराइव की थी तो उसमें E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला यूज किया था उसमें तो स्पीड ऑफ लाइट थे, तो हम यहाँ जी दूसरी स्पीड कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ, देखिए यही तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपकी, ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैम। यही तो उन्होंने कहा था कि डिब्रॉय ने ये तो निकल के आई थी, वेवलेंथ से फोटोन की निकल कर आई थी, उन्होंने यही आइडिया फिर एक्सटेंड कर दिया था मैटर वेव्स के लिए, कि तो फोटोन की वेवलेंथ निकल कर आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट है, बट हर स्पीड ऑफ लाइट में तो बस वो लाइट ही चलेगी, बट अगर दूसरी चीज लेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी लेंगे, उसका मास लेंगे, तो वेवलेंथ भी फिर वो लाइट की वेवलेंथ नहीं आ रही है, उस चीज की वेवलेंथ आ रही है। तो उन्होंने m इंटू सी, देखिए मास ऑफ फोटोन इंटू स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ फोटोन है, इसी आइडिया को उन्होंने मैटर के लिए एक्सटेंड कर दिया था कि हम ये, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट से ये भी चलेंगे, उन्होंने ये कहा था कि जैसे m इंटू सी स्पीड ऑफ में, सी स्पीड ऑफ लाइट है और m मास ऑफ फोटोन है सो कॉल्ड, वैसे ही m इंटू वी, उसी आइडिया को हम एक्सटेंड कर लें, उसी आइडिया को एक्सटेंड कर ले, तो m इंटू वी में वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा और v वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। जो एग्जैक्ट उन्होंने बात कही थी वो ये नहीं कही थी कि अब मैं इसको भी स्पीड ऑफ लाइट से चलाऊंगा, उन्होंने ये कहा था कि borrowing from that idea, I am extending this concept to even matter waves। मैं उस वाले कंसेप्ट को मैटर वेव्स के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं कि अगर जैसे हम m इंटू सी से मोमेंटम है और h डिवाइडेड बाय मोमेंटम से हम वेवलेंथ अगर निकाल सकते हैं आपके
स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वैसे ही अगर कोई v वेलोसिटी चल रहा है तो हम उसके लिए भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, कंसिडरिंग के उसका वेव नेचर है फॉर अदर ऑब्जेक्ट। इसीलिए तो उनको EM वेव नहीं कहा गया, उनको मैटर वेव्स कहा गया। उन्होंने ये Okay, आइडिया sir. बोरो करके यहाँ पे लगाया था। ठीक, अब देखिए सेम क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल 2.12 बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ये एग्जाम्पल 2.12, अगर मैं सेम कंसेप्ट को बोरो कर रहा हूं और यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, सेम कंसेप्ट को बोरो करके मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं, इधर अप्लाई कर रहा हूं, तो अब ये क्या होगा, ये देखिए ये क्या होगा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हाँ भाई जेबा क्वेश्चन पढ़िए। जेबा क्वेश्चन पढ़िए। अनुष्का शर्मा प्लीज रीड द क्वेश्चन। The mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 joules, calculate its wavelength. हाँ, तो अब इन्होंने जो है वो वैसे ही कर दिया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और वेवलेंथ निकालनी है। तो हम तो उससे भी कर सकते हैं, वेवलेंथ बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 into m into काइनेटिक एनर्जी। वी हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला और उसका अंडर रूट। तो अगर आप ये डायरेक्ट अभी किस फॉर्मूले से कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको फाइनल रिजल्ट अप्रिशिएट करना होगा। इन्होंने पहले वेलोसिटी निकाली है, फिर उसको फॉर्मूले में डाला है, तो फिर वेवलेंथ निकाली है। हम जो है वो डायरेक्ट ऐसा करके भी कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमको m पता है, हमको काइनेटिक एनर्जी पता है, तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएगी। आप देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर m 2 into m into काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट कर लो, या चाहे वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो तो वेलोसिटी निकाल लो, उससे कर लो, आपकी मर्जी है। तो अब ये देखिए, अब जो वेवलेंथ निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है, 8967 into 10 की पावर माइनस 10 या 896.7 into 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर। तो अब ये वाली वेवलेंथ निकल कर आ रही है, और पहले आप खुद सोचिए, अब आ रही है 8.967। अगर मैं ऐसे करके लिख रहा हूं 8.967 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर्स, और पहले आ रही थी 10 की पावर माइनस 34 मीटर्स। तो बताइए कौन सी वेवलेंथ बड़ी है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बड़ी है अनुष्का, या फिर आपके वो जो बॉल थी हमारी 100 ग्राम वाली उसकी वेवलेंथ बड़ी थी? बताइए अनुष्का, कौन सी वेवलेंथ बड़ी है, इलेक्ट्रॉन की या बॉल की? इलेक्ट्रॉन। वाई इलेक्ट्रॉन? आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, कैसे पता आपको कि इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है बॉल की कम है? बताइए। सर उसमें 10 to the power minus 34 है, हाँ और इसमें minus 7। हाँ बिल्कुल राइट आंसर कि भाई उसमें माइनस 34 है और ये माइनस 7 है। तो अब इसीलिए एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन ओनली हम, ये इतनी छोटी है, वेरी स्मॉल है, कि हम इसका जो आपके वेव नेचर है, बॉल के लिए वेव नेचर जो है, इसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि हम इसके वेव नेचर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट इसके वेव नेचर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तो ये तो कंपेरेबल आ गई भाई, 896 नैनोमीटर, तो इसके वेव नेचर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कैन नॉट निगलेक्ट, कैन नॉट निगलेक्ट। अब ये देखिए, मैं एक ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा जो किसी बुक में नहीं मिलेगी, बड़ी अच्छी चीज, कि कोई अगर ये ऐसे वेव बन रही है, देखिए ये एक वेव बन रही है, हम वेवलेंथ अगर छोटी करते जाएं तो फिर एक ये वेव बन रही है, फिर और छोटी कर जाएं तो ऐसी वेवलेंथ बन रही है। अब बाद में इतनी छोटी वेवलेंथ कर ली कि वेवलेंथ इतनी कम है कि अब तो बिल्कुल इसका कंटिन्यूअस सही मोशन हो गया, तो हम तो कह रहे हैं अरे भाई तू तो वेव है ही नहीं, अब तो तू तो कैसे चल रहा है,
पार्टिकल की तरफ। पार्टिकल तो इतनी ना के बराबर वेव है, इतनी छोटी वेवलेंथ रही, इतनी छोटी, इतना कंटिन्यूअस सा मोशन रहा उसका, इतना जो है वो क्या कहते हैं ना के बराबर वेवलेंथ रही कि हमने कहा भाई तुम्हारी तो यार वेवलेंथ की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है यार, तुम 10⁻34 को हम क्या वेव माने, हटा सावन की घटा, अब तो हम आपको केवल पार्टिकल ही मानेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें हमारी एनसीईआरटी की किताब ने सिखाई कि फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या, जो ठीक ठाक बड़े साइज के हो गए, 100 ग्राम की बॉल है यार, ठीक ठाक बड़े साइज की है। फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वी निग्लेक्ट वेव नेचर। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए हम वेव नेचर को निग्लेक्ट करते हैं। फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वी निग्लेक्ट वेव नेचर। Yes, sir. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वेव नेचर को निग्लेक्ट किया जा सकता है बिकॉज लैम्डा इज Very small. वेरी स्मॉल, है ही नहीं, उनका वेव नेचर के बारे में बात करने का सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। बट जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट whose mass is very low, wave nature should be taken into account along with particle nature। यहां पर मैक्रोस्कोपिक के लिए ओनली पार्टिकल नेचर, मगर माइक्रोस्कोपिक के लिए दोनों नेचर, वेव भी पार्टिकल भी। तो ये हम अपने कंसेप्ट क्लियर करें, मैक्रो माइक्रो, मैक्रो माइक्रो, मैक्रो माइक्रो, कंसेप्ट क्लियर करें, कंसेप्ट क्लियर करें, मैक्रो माइक्रो। जैसे ही लिखेंगे बताएंगे। Yes, sir. सारे बच्चे लिख लें। कल वाला टेस्ट थोड़ा हायर डिफिकल्टी लेवल पर है, जब तक के काफी प्रैक्टिस नहीं होगी मार्क्स नहीं आ पाएंगे आसानी से।
भाई लिख ले या तो बताइए। Yes, Yes, sir. sir, done. Done, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एक और प्रॉब्लम नंबर 2.14 देखिए, अप्रिशिएट करिए, अप्रिशिएट करिए। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। फोटोन का भी ये जो है क्या कहते हैं, मास कैलकुलेट करवा रहे हैं। अब ये मास देखिए उसका तब कैलकुलेट करा रहे हैं फोटोन का, जब ये उसका एक तरीके से डुअल नेचर कंसिडर कर रहे हैं और डिब्रॉय वाला कंसेप्ट उस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वेवलेंथ है 3.6 एंगस्ट्रॉम, यानी 3.6 10 की पावर -10 मीटर। वेलोसिटी ऑब्वियसली उसकी स्पीड ऑफ लाइट है, तो वेवलेंथ उन्होंने खुद दे रखी है, वेवलेंथ बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो स्पीड ऑफ लाइट है, मुझको वेवलेंथ पता है, मुझको वेलोसिटी पता है, मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, तो m निकल कर आ गया इतना, जो कि कंपेरेबल है इलेक्ट्रॉन के। आप देख सकते हैं जो मास है क्यूब 10, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? -30. 9.1 into 10 to the power minus 31. ठीक, तो उससे थोड़ा 100 गुना ज्यादा ही है। बट ये तब है कि जब उसकी वेवलेंथ ये 3.6 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो अगर डिब्रॉय वाला कंसेप्ट हम उस पे लगा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का मास निकल कर आ रहा है। मॉडर्न फिजिक्स में खैर इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अभी फर्स्ट लेयर ऐड करी है। मॉडर्न फिजिक्स जब आएगी तो थोड़ी इससे रिलेटेड और भी आपके पास में जानकारी आएगी। फिजिक्स में पढ़ेंगे उसको 12th क्लास में, तो और भी इंफॉर्मेशन आएगी। ये प्रॉब्लम 2.4 थी। अब जो है वो क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आ रहा है जिसपे कल एक क्वेश्चन भी था, और वो हमने कहा था कि हमने अभी बाद में करेंगे, वो अभी पढ़ा नहीं है। तो अगली हेडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई अन्वेषा, डीपीपी का क्या स्टेटस है? अन्वेषा, अन्वेषा डीपीपी 2 का क्या स्टेटस है? Yes, sir. वो कर ली. कर ली पक्का? Yes, sir. चलिए कल के टेस्ट में जो है वो काफी मेहनत करनी रहेगी आज, तब कल का टेस्ट थोड़ा ठीक हो पाएगा। पता है ना आपको, केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ बनाया हुआ है। Yes, sir. चलिए हेडिंग पढ़िए मैम, क्या लिखा हुआ है? Bohr's quantum restriction from the Brohl's concept. Bohr's quantum restriction from de Broglie concept. So please write this very important next heading. इस पे हमारी किताब ने भी बड़ा एम्फेसिस डाला हुआ है, मगर बच्चों को समझ में नहीं। Bohr's quantum restriction from de Broglie concept. Bohr's quantum restriction from de Broglie concept. हेडिंग डालिए, Bohr's quantum restriction from de Broglie concept. Done, sir. ये देखिए, अब ये क्या है? बोर्स क्वांटम रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम de Broglie कंसेप्ट क्या है? ये देखिए, MVR मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई आ गया था। यही थी बोर्स क्वांटम रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने अप्लाई किया था। अब हम उनसे ये पूछ रहे थे कि भैया ये लेके कहां से आ गए आप सपने में से लेकर आए क्या? तो अब उनको डिफेंड करने के लिए, बोहर ने इसका प्रूफ नहीं दिया था, इसका प्रूफ, इस रिलेशन का प्रूफ जो है वो आपके de Broglie नहीं दिया था। बोहर ने तो ये एक्सपेरिमेंटली देख देख के मास इनटू वेलोसिटी, अच्छा इतनी दूरी पे रखें, इतनी दूरी पे रखें, NH अपॉन 2 पाई देख देख के अपनी पूरी लाइफ इस पे बिताई थी। ये जो है वो क्या कहते हैं कि वैल्यूज देख देख के रिलेशन बनाया था, मगर de Broglie इसका प्रूफ भी दे रहे।
mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई है। अब भाई मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मैं 2 पाई को इधर ले जाऊं और mv को नीचे ले आऊं, तो ये 2 पाई r बन जाएगा और वो mv नीचे आ जाएगा, nh अपॉन mv। भाई ये कर सकते हैं या नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए h अपॉन mv क्या है बताइए, जो अभी हमने पढ़ा है ब्लू बॉक्स में बंद है, h अपॉन mv क्या है? Wavelength. Wavelength associated with matter waves, Yes, sir. wavelength associated Yes, sir. with Yes, matter sir. waves। तो यानी कि 2 और 2 पाई r क्या है बताइए? 2 पाई r क्या है? Circumference. Circumference. सरकमफ्रेंस, जिस रेडियस में वो चक्कर काट रहा है उसका सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक, तो यानी अब ये देखिए, हाँ भाई अन्वेषा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। That is, Bohr's orbit must be an integral multiple of wavelength for standing waves. हाँ, स्टैंडिंग वेव्स का क्या मतलब है? 2 पाई स्टैंडिंग वेव्स का क्या मतलब है? पढ़िए, स्टैंडिंग वेव्स का क्या मतलब है? Position of maxima and minima do not change with time. डू नॉट चेंज विद टाइम। अब ये बड़ी क्रिटिकल चीज है, इसको जरा नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। मैंने प्रूफ भी दिया है, अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। कोई ये मत समझिएगा कि हम इधर की उधर की बात बता रहे हैं, हम तो एनसीईआरटी के ऊपर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कुछ दे रखा है बहुत अच्छा अच्छा। लिखा भाई, नोट डाउन किया? Yes, sir. चलिए, mvr nh by 2 पाई, 2 पाई r and h upon mv, h upon mv is n lambda। ठीक, 2 पाई r circumference, तो वही वाली चीज लिखिए। Bohr's orbit must be an integral multiple of wavelength lambda for standing waves। Done, sir. चलिए, स्टैंडिंग वेव्स का मतलब है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डू नॉट चेंज विद टाइम। ये भी लिख लिया? Yes, sir. हाँ, अब बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, क्वांटम रेस्ट्रिक्शन ये समझने में टाइम लगता है, मगर देखिए ये वाली इक्वेशन को माइंड में रखिए। ये वाली इक्वेशन को माइंड में रखिए, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। हर ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उसके लिए n चेंज हो रहा है।
तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी बताइए? 1. 1। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस भी हो जाएगा r1 और उसके लिए वेवलेंथ हो जाएगी λ1, यानी एक वेवलेंथ। सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होगी बताइए? 2. और रेडियस की वैल्यू क्या होगी? R2. r2। थर्ड ऑर्बिट के लिए रेडियस की वैल्यू क्या होगी? 3. हाँ, मतलब n की वैल्यू 3, रेडियस की वैल्यू r3। फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4, रेडियस की वैल्यू r4। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 5, रेडियस की वैल्यू 5। तो अब वो फिजिकली ऐसे मैनिफेस्ट करेगी कि 2 पाई r1 इज इक्वल टू λ1, यानी 2 पाई r1 तो सरकमफ्रेंस है और λ1 का मतलब क्या कि एक वेव बनी, पूरी एक वेव बनी जाके और मतलब पूरा ट्रैवर्स कर लिया सरकमफ्रेंस। 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 λ2, यानी दो वेवलेंथ के बराबर सरकमफ्रेंस है, यानी इस टाइप से कोई डायग्राम बनकर आ रहा है n इज इक्वल टू 2 में। 2 पाई r3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स λ3, यानी कि 2 पाई r3 तो थर्ड वाले शेल का सरकमफ्रेंस है और 3 वेव बनानी पड़ेंगी। देखिए, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, 3 वेव बनानी पड़ेंगी, तब वो आपके सरकमफ्रेंस ट्रैवर्स होगा। तो ये इनका फिजिकल मीनिंग निकल कर आ रहा है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डू नॉट चेंज विद टाइम। इस चीज को नोट डाउन करिए, इस चीज को नोट डाउन करिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, इसलिए घबराना नहीं है, इस चीज को नोट डाउन करिए। ये वाली चीज ऑब्वियसली कल के टेस्ट में ऐसे ये सब नहीं पूछा जा रहा है, वो तो जो अभी हमने बस वेवलेंथ बराबर प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम जो बता दिया था, बस उसी से ही रिलेटेड हल्के फुल्के सवाल होंगे। ये तो अब हम थोड़ा सा आगे की बात डिस्कस कर रहे हैं। नोट डाउन करिए और धीरे धीरे समझेंगे इसको। सर, जी 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 बताइए। ये जो λ1, λ2, λ3 लिखा हुआ है सर, ये तो एक ही होगा ना? नहीं भाई, λ1 λ2 λ3 एक थोड़ी होगा, अलग अलग जब सरकमफ्रेंस रहेंगे तो। अच्छा, आप खुद सोचिए सर, खुद सोचिए, जरा लॉजिकली सोच लीजिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सर लैम्डा क्या होता था? h/mv। हर शेल में वेलोसिटी अलग अलग होगी या नहीं? यस सर। तो लैम्डा अलग अलग होगा या नहीं? ओके सर। वैसे ही समझ लीजिए। आई बात समझ में या नहीं? यस सर। तो λ1 λ2 λ3 दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, हर सेल में डिफरेंट। सर प्लीज जरा इसको एक बार और समझा दीजिए, वो इंटरनेट की वजह से इंटरप्शन हो गया था। चलिए ठीक है, पहले पब्लिक लिख ले, फिर अभी ऊपर स्क्रॉल करके दोबारा समझाऊंगा। सर टेस्ट में ज्यादातर क्वेश्चन बोर मॉडल से ही होंगे? जी बिल्कुल। ओके सर। अगर लिख लिया ऊपर ले चले भाई, समझाए। यस सर। चलिए,
दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए mvr इज इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई, ये तो बोहर लिख रहे थे, उसको प्रूफ नहीं दे रहे थे। अब इसको हमने जो है वो क्या कहते हैं कि एक तरीके से ऐसे एक्सप्लेन किया है कि 2 पाई इधर ले आया, आर को नीचे ले mv को नीचे ले गए तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हो गया, mv को नीचे ले गए तो n तो रहने दिया, h अपॉन mv क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई, तो n इंटू लैम्डा हो गया, वह लैम्डा इज दी वेवलेंथ, h अपॉन mv वेवलेंथ हो गई, वह लैम्डा इज दी वेवलेंथ। ठीक, अब ये 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है, तो वही बात बताई गई कि जो बोहर्स ऑर्बिट है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का, वेवलेंथ लैम्डा है फॉर स्टैंडिंग वेव, बोहर ऑर्बिट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ इज लैम्डा फॉर स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स क्या है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब जो वहीं पे वही बार बार घूमती रहती है, वहीं पे वो अपनी पोजीशन एज सच जहां पर उनका मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम बन रहा है वो चेंज नहीं करें। उसी को हमने जरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे के बताया कि अगर R1 है, पहले वाले ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस है, तो वहां एक ही वेव बनेगी, नंबर ऑफ वेव्स 1, यहां पर 2 है तो यानी नंबर ऑफ वेव्स 2, नंबर ऑफ वेव्स 2, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, हमेशा काम आएगी, नंबर ऑफ वेव्स 3 बनेंगी। तो ये हम अलग अलग जो ऑर्बिट के लिए अलग अलग रेडियस आ रहा है और डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं, 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 ये बताया है हमने। बताइए भाई, समझ में आया कुछ? यस सर, आ गया समझ। चलिए, अब ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, कोई ये ना समझे, खुद हमारी किताब में इतनी अच्छी अच्छी बातें दे रखी है तो कोई उसी को अप्रिशिएट कर ले और देख ले तो उसके लिए उसका काम बन जाएगा। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, आइए हम उसको देखते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कार्तिक वाशने पढ़िए क्वेश्चन। Show that the circumference of the Bohr's orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of de Broglie's wavelength associated with the electron revolving around the orbit. हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का? 2.32. 2.32। तो आप देख सकते हैं सर, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप देखिए 2.32, ये वही जो चीज काम हमने किया वो इसी का प्रूफ दिलवाना चाह रहे हैं। तो अब हम प्रूफ दे चुके हैं कि यार mvr इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, ये तो बोहर अंकल ही बोल के चले गए थे। अब वो 2 पाई उधर ले गए, mv नीचे ले आए, तो 2 पाई r इज इक्वल टू एन एच अपॉन mv आ गया, या 2 पाई r इज इक्वल टू एन लैम्डा आ गया, यानी कि आपके सरकमफ्रेंस, शो दैट द सरकमफ्रेंस, लो भैया लो 2 पाई r सरकमफ्रेंस रहा, इंटीग्रल मल्टीपल है, लो भैया लो ये n इंटीग्रल इंटीजर है, मल्टीपल है किसका, वेवलेंथ का, यानी इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, वेवलेंथ का। क्या चीज मल्टीपल है, क्या चीज मल्टीपल है? Circumference. Circumference. सरकमफ्रेंस। तो इस लेवल की बातें तो खुद एनसीईआरटी कर रही है, आपको ये देखिए, ये इस लेवल की बातें तो खुद एनसीईआरटी कर रही है, खुद एनसीईआरटी इस लेवल की बातें कर रही है भाई, किताब में क्वेश्चन दे रही है, कोई बच्चा ये नहीं समझे कि जो है वो टीचर हाई फाई पढ़ा रहे हैं, अरे खुद एनसीईआरटी में इतनी अच्छी अच्छी बातें दे रखी हैं, उसी से ही तो कंपटीशन का आता है। कोई ये बहुत से बच्चे समझते हैं अकेडमिक्स की पढ़ाई अलग है, कंपटीशन की पढ़ाई अलग है, कंपटीशन की पढ़ाई करनी है तो कोचिंग ज्वाइन करो, एकेडमिक्स की पढ़ाई करनी है तो स्कूल पे ध्यान दो, फोकस करो। ये सब गलत नोशंस आपके माइंड में आपके डाल दिए गए। अरे एनसीईआरटी की ही बुक है, उसी से ही स्कूल एग्जामिनेशन में भी अच्छा करेंगे, उसी से ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अच्छा करेंगे। कोई डिफरेंट दो रास्ते अलग अलग है ही नहीं, रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है।
भाई लिख लिया, बताइए आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए 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 ठीक। अब देखिए भाई, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से। बड़ा लास्ट चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये क्या चीज है? जब हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था और रदरफोर्ड मॉडल को रिजेक्ट किया था, पढ़ने के बाद जो फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल था वो ये था, ठीक, वो ये था, ये फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मैंने वो वाली स्लाइड खोल लिया आपके सामने, ये रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर की बात बताई गई, फेलियर की बात बताई गई। ये क्या पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट है? हाँ भाई, अभय वाशनी पढ़िए। According to classical electromagnetic theory, accelerated charged particle radiate energy. The negatively charged particle must be attracted towards the positively charged nucleus. Due to this attractive force, the radius of circular path of the electron must decrease continuously, and ultimately the electron should fall into the nucleus. ओके ओके, देखिए अब यहाँ पर जो हमने रदरफोर्ड को रिजेक्ट किया था वो इस बेसिस पे किया था, इस बेसिस पे किया था कि रदरफोर्ड इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि यार एक चार्ज पार्टिकल, अगर मान लीजिए कि कोई ये न्यूक्लियस है और कोई चार्ज, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, और रदरफोर्ड की अगर हम मान ले वो कह रहे हैं कि देखो बस वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, तो हमने रदरफोर्ड को इस बात पर ही तो रिजेक्ट किया था कि यार अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं तो मैक्सवेल की क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो क्या कहते हैं बाहर फेंकेंगे, और उसकी वजह से तो उनको कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो ये रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो हमने रिजेक्ट कर दिया था ना उनको, बताइए। Yes, sir. तो यार अगर रदरफोर्ड को जिस बात पे हमने रिजेक्ट किया है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि बोहर भी तो वही बात बोल रहे हैं यार, कि बोहर भी तो यही कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेडियस पे, इस पर्टिकुलर रेडियस R1 पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इस पर्टिकुलर रेडियस R2 पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, कोई पर्टिकुलर रेडियस R3 है उस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। तो बोहर भी तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं ना, बोर भी कहाँ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बोर भी तो यही कह रहे हैं चक्कर काट रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे तो अभी भी चार्ज है, तो बोर को भी रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं? Yes, sir. यार जिस गलती की सजा मैंने रदरफोर्ड को दी गई, या रदरफोर्ड आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी योर मॉडल इज रिजेक्टेड, तो वही या तो बोहर से मैं कहूँ कि यार एक्सप्लेनेशन दो, और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे तो फिर ये थोड़ी कोई बात हुई यार, बोहर कोई बारात में थोड़ी आए हुए कि भाई वो जो करेंगे वो मान लिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं भाई। बोहर की भी जो बात है वो भी फिर रिजेक्ट होनी चाहिए या नहीं, बताइए। Yes, sir. यस सर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं? मैं किस चीज को पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ? कनुप्रिया, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. बताइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कनुप्रिया समझाइए मुझे प्लीज। सर जैसे रदरफोर्ड ने भी ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रेडियस पे वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, वही चीज बॉर्न ने कहा था, तो उनका ठीक भी है। मॉडल रिजेक्ट होना चाहिए। हाँ अच्छा, क्यों रिजेक्ट होना चाहिए मैम, क्यों रिजेक्ट होना चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो न्यूक्लियस पे कोलैप्स हो जाएगा। क्यों वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी मैम? क्योंकि सर वो अगर मैक्सवेल्स थ्योरी के हिसाब से अगर वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो पार्टिकल एनर्जी लॉस करेगा, वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। पार्टिकल अब ये देखिए बोहर कितना चालाक है, इतना चालाक है। बोहर कह रहा है पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है ना, जो मेरे पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड रेडियस है वहां पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ही नहीं, वहां वो क्या है? वेव थोड़ी एनर्जी रेडिएट करेगी, यानी
मेरे पर्टिकुलरली डेजिग्नेटेड रेडियस, जो मैंने ऐसे रेडियस चूज किए हैं, मैंने ऐसी जगहें चूज करी हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल न होके क्या है, वेव। तो वेव को थोड़ी एनर्जी लूज करनी है, इसीलिए तो वो स्टेशनरी स्टेट्स है। तो हमने बोर्ड से पूछा कि भाई तुम कोई बारात में थोड़ी आए हो यार कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हो और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो फेंकेंगे नहीं बाहर। तो बोर ने बहुत ध्यान से इस बात को आपको समझना है कि जो गलती हमने रदरफोर्ड से कहा, रदरफोर्ड आपका मॉडल रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर, मेरे पास में तो कोई आंसर नहीं है। बोर के पास गए कि आप भी देखिए घुमा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को घुमा रहे हैं, तो वो तो एनर्जी एमिट करेगा और इसलिए आपका मॉडल भी रिजेक्ट है। उसने कहा वेट, चार्ज पार्टिकल मेरा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, जो मेरे डेजिग्नेटेड रेडियस है, जो 2πr एंड लैम्डा के बराबर हो रहा है, तो वहां पर आप ये मान लिए कि एनर्जी वो इसलिए नहीं फेंक रहा है कि वो वहां पर उसका नेचर कैसा है, वेव नेचर, वेव नेचर। वो उस पर्टिकुलर रेडियस पर ही पे मैं उसको केवल घुमा रहा हूँ, डेजिग्नेटेड रेडियस पे, कि जहां पर उस रेडियस पे जो उसका सरकमफ्रेंस आए ना, वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो। वो वेलोसिटी से जो वेवलेंथ निकल कर आ रही है, h/mv से जो वेवलेंथ निकल कर आ रही है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, एक वेवलेंथ या दो वेवलेंथ के बराबर या तीन वेवलेंथ के बराबर, ऐसे करके। तो वहां पर वो क्योंकि वेव नेचर की तरह घूम रहा है, इसलिए वो एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ये चालाकी अपनाई है, ये चालाकी अपनाई है बोहर ने, ठीक, ये चालाकी अपनाई है। एनीवेज, अब ये एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, क्योंकि उन्होंने इसको काफी इंपॉर्टेंस दी है। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आप नोट डाउन करिए, जो कि कोशिश करिएगा कि उनको ट्राई करें। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। अगर किताब हो तो नोट डाउन कर लीजिए, यही हैंड टू हैंड बुक में मार्क कर लीजिए, वो क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं आप। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन de Broglie वेवलेंथ नोट डाउन करिए। 2.20 कौन कौन से हैं वो क्वेश्चंस? 2.20, 2.60, 2.21, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 60 पहले ही लिखवा दिया है। ये सारे सवाल है, ये 6 क्वेश्चंस हैं जिनको अभी ट्राई करना है। फिर टेस्ट जब हो जाएगा तो फिर de Broglie वेवलेंथ से रिलेटेड एक डीबीबी और भी भेजेंगे, ठीक। 20, 21, 57, 58, 59, 60, ये सारे सवाल हैं जो कि ट्राई करने, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. चलिए चलिए चलिए, तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस भी फिर कर लेंगे बाद में, इनको ट्राई करेंगे, कुछ नहीं होंगे तो बता दीजिएगा, डिस्कस भी हमको कर लेंगे। और अगली क्लास में हम जो है वो क्या कहते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, HUP हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में पढ़ेंगे। So we end our discussion in today's class. We will continue our discussion in the next class.